हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 के डेली प्रैक्टिस सेट जो क्रॉन पब्लिकेशन का चलाया जा रहा था उसका आज ये सेट नंबर 3 होगा। इस बुक में एक बढ़िया कंटेंट जीके जीएस के और सभी प्रश्नों के जो कंटेंट हैं वो एक बेहतरीन ढंग से इसमें शामिल किया गया है, एक लेवल के हिसाब से मॉडरेट टू हाई लेवल, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। साथ ही साथ आपको कुछ नए प्रश्न देखने के लिए मिलता है जो कभी आप शायद सुने होंगे या वो आपको याद नहीं होगा। वैसे प्रश्नों का इसमें संकलन बहुत ही मस्त तरीके से किया गया है और टोटल 15 सेट इसमें है, जिनमें आज ये हम लोगों का सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले ऑलरेडी 2 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो बिहार एसएससी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आपको क्रॉन के और प्लेटफॉर्म का भी आज सेट नंबर 14 अपलोड हो जाएंगे, जिसमें टोटल 20 सेट है, तो वो भी आप जरूर देख लेंगे। चलिए, साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए, आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया कुछ लोगों ने कमेंट दिया है और इस कमेंट के आधार पर हम फिर से आपको कहेंगे कि आज जो है आपका जो अब से जितने भी सेट आपको मिलेंगे वो विस्तार में मिलेंगे। बस आपका इसी तरह से सपोर्ट रहना चाहिए और इसी तरह से आपका प्यार और कमेंट और मैसेज लाइक शेयर मिलते रहेगा। हम आपके हर डिमांड को पूरा करते रहेंगे जितना संभव होगा। देखिए, एक और भी हैं दीपक कुमार, उन्होंने भी बोला कि प्लीज़ डिस्कस विथ मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़। उसी तरह से एक और हैं अमित चौहान, इनका भी इसी तरह से था कि ज़बरदस्त वीडियो सर, अच्छे से आप वीडियो प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अमित जी। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों का कमेंट था और एक कमेंट जो कि उज्जवल जी का हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्होंने कहा था कि मोर कॉन्सेप्ट नीडेड एज वी नो एग्जाम पैटर्न आर गेटिंग चेंज, यानी कि इनका कहने का मतलब था कि डिस्कस किया जाए ऑल ऑप्शन पर। तो आज से और पिछले जितने भी सेट आए हैं 2-3, वो सभी सेट अब आपको पूरे डिटेल में दिए जा रहे हैं। आप लोग बस इसी तरह से हमारा साथ बनाए रखें, आपको हम पूरा प्रयास करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देने के लिए। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण स्पर्धा। पूर्ण स्पर्धा में ऐसी चीजें होती है जहां पर बाजार की एक व्यवसायिक संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है। पूर्ण स्पर्धा बोले या पूर्ण प्रतियोगिता बोले, जहां पर बाजार का एक रूप होता है जिसमें उत्पाद के कई क्रेता और कई विक्रेता होते हैं, यानी कि कोई भी सामान को बेचने और खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए होता यूं है कि कीमत का निर्धारण फर्म द्वारा नहीं बल्कि मांग और पूर्ति के बाजार कारक द्वारा कर दिया जाता है। तो इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि कम से कम 250 प्लस लाइक आप लोगों का हो जाना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप शेयर करें। साथ ही साथ आप लोग भी अपना एक डेली उठ करके टारगेट फिक्स किया करें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको आज के दिन में क्या क्या पढ़ने, और ये टारगेट आप डेली अगर खुद से पूरा करते जाते हैं तब आपको एक अलग सी एनर्जी प्राप्त होगा और लगेगा कि नहीं, हमने आज इतना पढ़ाई किया। तो आप लोग ये सारी टारगेट पूरा किया करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी एक बार जरूर कर लिया करें, यह भी आपका एक टारगेट रहेगा डेली का। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, अक्सर ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। रोजगार, मुद्रास्फीति, अपस्फीति या वितरण। तो लॉरेंज वक्र जो है ये अर्थशास्त्री के एक हुआ करते थे लॉरेंज, उन्हीं के नाम पर ये विकसित किया गया और ये आय के वितरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। और ये कब 1905 में दिया गया था, मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा इसकी विकसित की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, सैन्य और उप शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो इन सभी में हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 18 है और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित मौलिक अधिकार है, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है।
बाकी सभी के सभी ऑप्शन जो है मौलिक कर्तव्य, ये हमारा सही है। भाग 4 के क के अंतर्गत इसकी जानकारी मिलेगा, है ना। और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर लाया गया था, हम रसिया से इसको लिए थे। चौथा प्रश्न है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित करता है। भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि अगर देखा जाए तो आपातकाल कुल 3 प्रकार के होते हैं, और इन 3 आपातकाल में से एक जो होता है अनुच्छेद 352, एक होता है अनुच्छेद 356 और एक होता है अनुच्छेद 360। तो आपको यहाँ पर अनुच्छेद दिख गया, अनुच्छेद 360 जो है भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित करता है, यह याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच में हुआ था। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पूना समझौता जो है इसका स्मॉल डेट के साथ याद रखेंगे 24 सितंबर 1932 को। पूना जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुई थी। और ये क्यों हुआ था? ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित हुआ था। अगला प्रश्न है 6 नंबर के IPL 2020 के मुख्य प्रायोजक कौन है? ये 2022 के, तो ये टाटा ग्रुप को दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि गतिविधि में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है, रोजगार मिलता है? तो सबसे ज्यादा भारत में रोजगार जो है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत होता है। साथ ही साथ भारत में वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 70% लोग अब कृषि से संबंधित हैं। आठवां प्रश्न है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बगलिहार बांध की अगर बात किया जाए तो बगलिहार बांध पर ही बगलिहार पनबिजली परियोजना भी स्थित है, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक की अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा कि कल्हन की ये पुस्तक है, और यह भारत के ऐतिहासिक कालक्रम को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत कश्मीरी ब्राह्मण के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। प्रश्न हमारा 10वां कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है? भाग 4, भाग 11, भाग 10 या भाग 12? तो अगर बात किया जाए केंद्र राज्य संबंध, तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप भाग 11 की ओर जाएंगे, अनुच्छेद 245 से 255। भाग 11 और 12 में अनुच्छेद 245 से 300 तक, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 12, ये दो अनुच्छेद जो है इसमें 245 से 300 तक कुल 56 ऐसे लेख हैं जो कि राज्य और केंद्र शासित केंद्र से संबंधित है। मगर भाग 11 जो है अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 या 263 तक, जिसमें विधायी और प्रशासनिक संबंध की बात की गई है, इसलिए अनुच्छेद 245 से 255 में विधायी संबंध शामिल है, और इसलिए हमारा आंसर भाग 11 होगा। आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके पीछे ले जाएंगे, पुनः इसे सुन लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि भारत में लाख का सबसे उत्पादन अधिक कहाँ होता है? लाख जो है, लाख उत्पादन के लिए जाना जाता है झारखंड। झारखंड के बाद अगर कभी पूछ ले कि दूसरे स्थान पर कौन, तो दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ आता है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र होता है। आपके मन में सवाल होगा लाख क्या है? तो लाख जो है कीटों की एक प्रजाति होती है, जिससे लाल रंग के एक मतलब कि लार के जैसा एक द्रव निकलता है, वही स्रावित होता है, और इसके लिए एक लाख प्रजाति का कीट मौजूद होता है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि बचपन बचाओ आंदोलन के कारण ही एक व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और वह कौन थे? कैलाश सत्यार्थी थे, जिन्हें साल 2014 ईस्वी में मलाला यूसुफजई के साथ ही इन्हें दिया गया था। और बचपन बचाओ आंदोलन क्या है? तो बच्चों के अधिकार से संबंधित बचपन बचाओ आंदोलन है, और बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत साल 1980 में हुआ था, यह भी याद रख लेंगे।
13 नंबर का प्रश्न है कि बिहार अपने बजट 2022-23 का लगभग कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लगभग 16.05% जो है बिहार अपने बजट का शिक्षा पर खर्च करेगा। अगर राशि के रूप में देखा जाए तो 39,191 करोड़ रुपया। 14 नंबर प्रश्न है कि पंडित लक्षु महाराज जिनका हाल ही में देहावसान हुआ है किस विधि से जुड़े थे। तो लक्षु महाराज का जो संबंध है यह तबला से संबंधित है। लक्षु महाराज का पूरा नाम क्या है। तो लक्ष्मी नारायण सिंह। लक्ष्मी नारायण सिंह को ही हम लक्षु महाराज के नाम से जानते हैं। यह बनारस घराना से संबंधित थे, तबला वादक थे। पूरे विश्व में ये तबला वादन के लिए जाने जाते थे। और ध्यान देंगे 28 जुलाई 2016 को इनका निधन वाराणसी में बनारस में हो गया था। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है। तो यहाँ पर सही अगर आंसर देखा जाए सागौन, शीशम, चंदन और साल। इनमें अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है। तो सही आंसर हो जाएगा चंदन। ध्यान दीजिएगा, सागौन, साल, चंदन, शीशम और महुआ। सागौन, साल, चंदन, शीशम और महुआ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष ही है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी से लेकर के ये पूरे पश्चिम घाट तक पाया जाता है। मगर इन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो प्रश्न हमसे पूछा था दक्कन के पठार, और दक्कन के पठार में मुख्यतः चंदन का वृक्ष ही पाया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर चंदन होगा। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी के सभी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ही है, पौधा है। तो ध्यान रखेंगे। वीडियो अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए हेल्पफुल है तो एक बार वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप और अपने सभी ग्रुप में, एक बार व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगह आप एक बार शेयर करके आ जाइए ताकि और भी सभी लोग देख सके और आपके साथ साथ और भी लोग जुड़ सके। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ उत्सव है और दूसरे तरफ राज्य है। तो देखेंगे अगर हम मिलान करें तो हमारा गणगौर जो ये उत्सव है ये राजस्थान में मनाया जाता है। गणेश चतुर्दशी आपको पता होगा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा फेमस है पश्चिम बंगाल का, यानी कि BCA आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। ये करंट से प्रश्न है। तो हरनाज कौर संधू जो कि भारत के चंडीगढ़ से संबंध रखती हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, ये ऐसा करने वाली भारत की तीसरी महिला हैं। इससे पहले सुष्मिता सेन और लारा दत्ता भी जीत चुकी हैं। 18वां प्रश्न है कि नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आकाश चोपड़ा। 19वां प्रश्न है कि जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव की अगर बात किया जाए तो सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। और ध्यान रख देंगे कि एंटोनियो गुटेरस जो हैं ये अभी वर्तमान में भी मौजूद हैं, ये इतना याद रखिएगा। और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट में बताएंगे। और आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए तो उसको कमेंट में आप लिखा करें, उसके बारे में जितनी जानकारी हो वो पूरी की पूरी लिखा करें। इससे आप अगर एक बार लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको याद भी रहेगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात किया जाए तो लगभग 4096.7 या फिर हम कह दें 4097 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और एक चीज और याद रख लेंगे कि विश्व की 5वीं सबसे लंबी भू सीमा वाला रेखा भी हमारा बांग्लादेश और भारत के बीच में है। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ हमारा असम,
त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल की सीमा लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महाविनिष्क्रमण के रूप में जब वह घर छोड़ दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में, तब ही उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया था। और घर छोड़ने की क्रिया जो है वो प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, यह याद रखेंगे। 22वां प्रश्न है कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा। तो ये आपका जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था। बोधगया में स्थित है। ये जापान के दाई जेठिया संप्रदाय, जापान के दाई जेठियो संप्रदाय के सहयोग से बनाया गया था, जो कि लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से बना हुआ है। चलते अगला प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न कहता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सर्वप्रथम उदयन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र बर्मन। 25वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक सबसे कम और एक सबसे अधिक, ये दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत काल में आपको पता होगा कि कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इन सभी में जो है सबसे कम शासन खिलजी वंश ने किया था। खिलजी वंश का शासन मात्र 1290 से और 1320 तक ही रहा था, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी होता है। और अगर कभी आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक कौन, तो लगभग 94 वर्ष तक तुगलक का शासन रहा था। तुगलक का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। ये इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला 26वां प्रश्न है कि क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो अभिनव भारत का गठन, ध्यान से सुनेंगे, अभिनव भारत के गठनकर्ता में 2 व्यक्ति शामिल थे, एक बीडी सावरकर और एक गणेश सावरकर। गणेश सावरकर और बीडी सावरकर ने 1899 में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 1899 में महाराष्ट्र के नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला का गठन किया था। किसका? मित्र मेला का गठन किया। उसके बाद जब ये धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और कुछ ब्रिटिशों के द्वारा इसको समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला का ही नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1899 में मित्र मेला की स्थापना होगी और 1904 में वही मित्र मेला अभिनव भारत बनेगा। 27वां प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि गांधी जी जो है 1893 में ये भारत से गए थे और आए कब थे? 1915 में। आप यहाँ से अब अनुमान लगा सकते हैं, लगभग 21 वर्ष तक वहाँ पर रहे थे। और यह भी ध्यान रखेंगे कि गांधी जी 1915 में 9 जनवरी को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 28वां प्रश्न, प्रभावती देवी किन क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रभावती देवी जो हैं जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको पता होगा कि ये बिहार से संबंधित थे, इसलिए प्रभावती देवी भी पटना की प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम से संबंध रखते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब? आजाद हिंद फौज के द्वितीय चरण जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। और इसकी स्थापना आजाद हिंद सरकार जो है यह पहले सिंगापुर के आसपास में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो बिहार में है।
अगला प्रश्न है हमारा 31वां कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पर एक तरफ भौगोलिक लक्षण है, दूसरी तरफ प्रदेश है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जो कि उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, यही सही है, बाकी अन्य सभी गलत है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा समय लेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। अबिसिनिया पठार या एबिसिनी पठार जो है यह पूर्वी अफ्रीका में इथियोपिया और इरिट्रिया में है। उसके बाद एटलस पर्वत की बात करें तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में। गुयाना की बात करें तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में है और यह वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और ब्राजील में है। उसके बाद ओकाबांगो द्रोणी जो कि कालाहारी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाया जाएगा, जहां पर बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, जाम्बिया और जिम्बाब्वे है। वीडियो को आप थोड़ा बैक कीजिए, पुनः इसको एक बार दो बार सुनिए, हो सके तो आवाज को सुन करके सभी का नोट कर लीजिए एक पेज पर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो है वह कनाडा का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय नारायण चौधरी थे। अगला प्रश्न है हमारा कि 34वां कि बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं है। इन सभी में काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार, राम वृक्ष बेनी पुरस्कार या महात्मा गांधी सम्मान। बिहार सरकार द्वारा कौन सी नहीं दी जाती है। तो महात्मा गांधी सम्मान बिहार सरकार द्वारा नहीं दी जाती है, मतलब कि बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के द्वारा नहीं दी जाती। चलते अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न कहता है कि डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक बार इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देंगे और लाइक जरूर करके जाएंगे। लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है और साथ ही साथ कमेंट जरूर करेंगे ताकि और भी हम बेहतर कर सके। हाँ, तो देखेंगे 35वां प्रश्न है कि डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है। तो आर के हजारी समिति जो है औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है, जो कि 1967 के आसपास में आया था। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना, ये भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा था। और बाकी क्या, तो ब्याज दर शासन का विनियमन, प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए नियामक ढांचे को सक्षम करना, प्रकटीकरण मानदंड को सुदृढ़ करना, ये 3 था। 37 नंबर प्रश्न है कि एमआरटीपी अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था 1969 में, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। इन सभी में अगर देख लेंगे तो आपको अधिकरण जो है भाग 10 ये आपको गलत प्राप्त होगा। अधिकरण की अगर बात किया जाए तो भाग 4 के क में है, बाकी पंचायत भाग 9, नगर पालिका 9 क, सहकारी समिति 9 ख, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है 39वां कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो अगर देखा जाए तो आपको जे.एल. नेहरू का शांतिवन सही है, एल.बी. शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट यह भी सही है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल यह भी सही है, जबकि राजीव गांधी का कर्म भूमि नहीं है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसे हम वीर भूमि के नाम से जानते हैं। तब आपके मन में सवाल होगा कर्म भूमि किसका है। तो कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है 40वां कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो यह सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन और न्याय क्षेत्र इन सभी के बारे में चर्चा मिलता है। 41वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जाएगी। जैसे कि 1975 में जब लगा था तब 1 साल के लिए बढ़ाया गया था।
42वां प्रश्न है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में आया था और इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 43वां प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से अगर आप कथन 73वां ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993, 15 अगस्त 1993 नहीं, यह 1992 से प्रभावी हुआ है, 1992 से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बाकी और सभी पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। ये सभी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न है 44वां कि किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा कंगना रनौत को, और ये मणिकर्णिका मूवी के लिए दिया गया था। मणिकर्णिका और पंगा इन सभी के लिए इन लोगों को दिया गया। अगला प्रश्न है 45वां कि किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, तो यह किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कैरेंट के प्रश्न है। 46वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपये या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी? यह किसका है? तो यह गुजरात सरकार का है। अगला प्रश्न है 47वां कि भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया है? तो एक्सरसाइज शील्ड जो है श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत भी शामिल है। 48वां प्रश्न है कि सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमदपुर को बदलकर पारासौली करने की मंजूरी दी है? तो महमदपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित था। वहां पर महमूदपुर गांव का नाम बदल करके अब पारासौली कर दिया गया है, जो कि सूरदास से संबंधित है। 49वां है कि कौन सा देश हिमालयी गुलाब नमक को भौगोलिक संकेत जीआई के रूप में पंजीकृत किया है? तो यह गुलाबी नमक नल्ला पाकिस्तान का है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला है 50वां प्रश्न कि सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर भी रह चुके हैं और अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। ये थे पूरे जीके जीएस और कैरेंट के 50 प्रश्न। आगे के 25 प्रश्न आपको विज्ञान के दिखेंगे और विज्ञान के 25 प्रश्न और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे विज्ञान को। फिर 51वां प्रश्न कहता है कि जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? तो जड़ आवरण की अगर हम बात करें तो कैलिप्ट्रोजन पौधे की जड़ जहां पर रूट कैप का निर्माण होता है उसी के ऊपर यानी कि शीर्ष पर कोशिकाओं के तेजी से विभाजित करने वाली एक परत होती है, ऑप्शन नंबर बी। 52वां प्रश्न है कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? विलगित प्रोटीन को पहचानने के लिए हम पश्चिमी शोषक का प्रयोग करते हैं, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और वेस्टर्न ब्लॉटिंग यानी कि पश्चिमी शोषक किसी नमूने या विलयन में विशिष्ट प्रोटीन की पहचान करने के लिए प्रयुक्त होने वाली दो विधि है, ये याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है 53वां की गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यावस्था में, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है कि ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? तो चोक जो है प्रेरक के रूप में काम करता है या इंडक्टर के रूप में प्रयोग होता है। 55 नंबर प्रश्न है कि क्यूरी किसकी यूनिट है? तो ये आपको याद होगा क्यूरी जो होता है यूनिट वो हो जाएगा आपका रेडियो धर्मिता का, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 56
56 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का समान तरंग दैर्ध्य हो तो उसका निम्नलिखित में से क्या समान रहेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के समान तरंग दैर्ध्य हो जाए तो वह रैखिक संवेग के रूप में होगा, ऑप्शन नंबर बी। 57वां है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 58 है कि बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल होता है, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, F बराबर ma फॉर्मूला होता है। 59 है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार क्या होगा, तो इसके लिए गुब्बार का भार माइनस उत्प्लावन बल, तो ये दोनों के बराबर लगभग हो जाएंगे, क्योंकि इसका भार जितना रहेगा उतना ही उत्प्लावन बल लगता है, तो 0 हो जाएगा आंसर। 60 नंबर है कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो कि काल्पनिक और बड़ा होता है, और खगोलीय दूरबीन का निर्माण केपलर के द्वारा किया गया था। 61वां प्रश्न है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग आप वायु में, द्रव में, निर्वात में या धातु में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का वेग हमेशा धातु में या ठोस में अधिक होता है। 63 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे, तो यह होता है अफबाहु सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता और निकेल, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है, साथ ही साथ याद रख लेंगे जर्मन सिल्वर में सिल्वर भी नहीं होता है। 66 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, XH4। 67 है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी। 68 है बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। आगे चलते हैं। 69 है 69 नंबर प्रश्न है कि लैक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, तो ये आपको पता होना चाहिए शब्दकोश के संयोजन से, यानी कि डिक्शनरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और जो इसमें काम जो करते हैं उसको लैक्सिकोग्राफर कहा जाता है। 70 नंबर प्रश्न है कि टिक और माइट वास्तव में क्या है, तो टिक और माइट जो है एक प्रकार का मकड़ी वंश से संबंध रखता है। आगे के 5 प्रश्न और बचे हैं, 71 देखेंगे। 71 नंबर प्रश्न कहता है कि जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का किससे संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन्स का चित्रण से। 72 नंबर प्रश्न कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन, तो हाइपोथैलेमस या पीयूष ग्रंथि जो होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड उससे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के पास स्थित होता है, यह हमारे ब्रेन का बहुत छोटा भाग होता है, यह नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है, साथ ही साथ यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, और साथ ही भूख और प्यास के केंद्र भी स्थित होता है। प्रश्न नंबर 73 कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे यानी कि किडनी, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा, तो कौन सा जमा हो जाएगा, रक्त में नत्र जनित यानी कि नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सभी जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगला है 74 नंबर प्रश्न कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किसमें, यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या उदर में, तो मानव शरीर में विटामिन ए जो संचित रहता है वह रहता है यकृत में संचित। उसके बाद है 75 नंबर प्रश्न कि अल्फा केरेटीन एक प्रोटीन है जो, 75 और आखिरी प्रश्न है, तो जाने से पहले आप वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे, लाइक तो ज़रूर करेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपका टोटल स्कोर कितने आए और आज का सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का पल पल आपको खबर मिलता रहे। साथ ही साथ इसके पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की भी सेट नंबर
13 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 14 नंबर की सेट आज शाम 5 बजे तक वह भी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसे भी जरूर देख लेंगे। और सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। सभी वीडियोज आपको बिहार एसएससी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं 75 नंबर प्रश्न कहता है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो, तो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है और यह हमारे बाल को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है और स्वच्छ रखता है, यानी कि स्वच्छ रखता है। तो ये था हमारे टोटल 75 प्रश्न जो कि जी के, जीएस और करंट के थे। बाकी के पीडीएफ में आपको रीजनिंग और मैथ के प्रश्न इसमें डाल दिए गए हैं। आप इसको जाकर के आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके बना सकते हैं। टोटल 150 प्रश्न है ना। तो उम्मीद करेंगे आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और जाते जाते एक और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करके जाएंगे। बार बार कितना बोलें, आप तो खुद समझदार हैं। और तो इसी के साथ आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।